नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ वीडियो में हमने बात की तास्मानिया की और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के नॉमिनेशन प्रोग्राम्स के बारे में। अगर आपको 491 वीज़ा लेना है या फिर 190 वीज़ा का नॉमिनेशन लेना है तो आप कैसे ले सकते हो। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि स्टेट्स आपको नॉमिनेशन देते हैं, उसके बाद आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है होम अफेयर्स से। तो आपको स्टेट नॉमिनेशन लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, एवरी स्टेट के डिफरेंट होते हैं। तो सारे स्टेट के जो क्राइटेरिया होते हैं वो आपको मीट करने पड़ते हैं। सारे स्टेट के मतलब आपको जिस स्टेट में अप्लाई करना है उस स्टेट के। जैसे कि अगर आपको क्वींसलैंड में अप्लाई करना है तो क्वींसलैंड के माइग्रेशन प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको फिट होना पड़ेगा, या फिर अगर आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में करना है तो वहां पे, विक्टोरिया में करना है तो वहां पे। तो उस तरीके से जिस स्टेट में से आपको अपने 491 या 190 वीजा अप्लाई करने, उस स्टेट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको मीट करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वींसलैंड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आपको 190 वीजा अप्लाई करना है या फिर 491 वीजा अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको 190 वीजा का नॉमिनेशन लेना है तो आप कैसे ले सकते हो क्वींसलैंड से। उसके बाद हम बात करेंगे 491 नॉमिनेशन कैसे ले सकते हो अगर आपको क्वींसलैंड से लेना है। तो मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में बताया कि होम अफेयर्स का एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, वो तो आपको मीट करना ही पड़ता है। उसके साथ साथ स्टेट का आपको क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है। तो जो होम अफेयर्स का जो मेन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है वो है जैसे कि आप मिनिमम आपके 65 पॉइंट्स होने चाहिए, आपकी एज 45 से अंडर होनी चाहिए, आपका जो इंग्लिश है वो कॉम्पिटेंट इंग्लिश होना चाहिए। दैट मीन्स 6 बैंड, अगर आप पीटी दे रहे हो तो पीटी में IELTS दे रहे हो, इक्विवेलेंट टू 6 बैंड होना चाहिए। तो इसीलिए कॉम्पिटेंट इंग्लिश बोलते हैं। आप कोई भी एग्जाम दो तो वो कॉम्पिटेंट इंग्लिश, उस हिसाब से आप अपना इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो कॉम्पिटेंट इंग्लिश होना जरूरी है, आपका स्किल असेसमेंट होना जरूरी है, फिर आपका जो ऑक्यूपेशन है वो नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना जरूरी है। तो उस तरीके से ये जो बेसिक क्राइटेरिया वो 491 190 कोई भी वीजा आप अप्लाई करो, कोई भी स्टेट में अप्लाई कर लो, तो आपको ये तो मीट करना पड़ेगा ही। और जैसे कि मैंने बताया उसके साथ साथ आपको स्टेट का भी क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें क्वींसलैंड की, तो क्वींसलैंड में अगर आपको 190 नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम क्राइटेरिया मीट करने के लिए आपके पास मिनिमम 75 पॉइंट्स होने चाहिए। तो नॉर्मली 65 पॉइंट्स होते हैं सब जगह पे मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए, बट क्वींसलैंड में वो 75 पॉइंट्स है। तो 75 पॉइंट्स में जो आपको स्टेट का नॉमिनेशन के 5 पॉइंट मिलते हैं वो भी आ गए। तो अगर आपके पास आपके खुद से 70 पॉइंट्स है तो 5 पॉइंट आपको गवर्नमेंट से मिलेंगे, तो उसके साथ आपके 75 पॉइंट्स हो जाते हैं। उसके बाद आप जिसमें भी काम कर रहे हो वो आप अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में काम कर रहे होने चाहिए। तो जैसे कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड अगर जॉब कर रहा हूँ तो ही मैं नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल हो पाऊंगा। तो कोई भी जैसे कोई शेफ है, कोई ऑटोमोटिव में किसी ने अपना स्किल असेसमेंट लिया है, किसी ने शेफ में लिया है, तो उस तरीके से किसी ने भी अपना जो असेसमेंट लिया है वो उस नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में जॉब कर रहे हैं तो ही वो एलिजिबल हो पाएंगे नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। और फिर आप अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में फुल टाइम काम कर रहे होने चाहिए, जो मिनिमम 30 आवर्स पर वीक का उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है। तो आप जो भी जहाँ पे भी काम कर रहे हो, और उसके बाद आपको फिर प्रूफ भी देना पड़ेगा कि आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो और आप क्वींसलैंड में रह रहे हो, उसका भी आपको एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होता है, इंटरनेट बिल्स होते हैं, या फिर यहाँ पे लीज एग्रीमेंट होता है। बट अगर आप किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे हो तो आप स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन भी सबमिट कर सकते हो। तो आपको वो एविडेंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि आप क्वींसलैंड में रह रहे थे। और उसके साथ साथ आप जब भी अप्लाई करोगे तो आपको ये भी प्रोवाइड करना पड़ेगा कि आप काम कर रहे थे फुल टाइम बिफोर अप्लाइंग फॉर द EOI। तो आप जब भी EOI सबमिट करते हो, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, उससे 3 महीने पहले कंटिन्यूअसली आप अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में काम कर रहे थे, उसका आपको एविडेंस प्रोवाइड, जो जैसे कि अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, पोजीशन डिस्क्रिप्शन होता है, रेफरेंस लेटर होता है, तो वो सब कुछ लेके आपको सिर्फ अटैच करना है। तो उनको वैसे भी अगर आप जेन्युइन होगे तो उनको समझ में आ जाएगा, और आपके पास अगर जेन्युइन होगे तो ये सब कुछ आपको आराम से मिल भी जाएगा आपके एम्प्लॉयर से। तो ये थोड़ा ईजी है, इतना कुछ है नहीं। क्योंकि जब मैंने भी अप्लाई किया तो मैंने सिर्फ अपने एम्प्लॉयर से बोला था कि भाई हमको रेफरेंस लेटर दे दो। कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे भी जब अपनी जॉब स्टार्ट करते तो आपको वो दे देते। उस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा होता है कि आपके कितने आवर्स के वर्किंग है, फिर अगर आप सैलरी पे हो तो आपकी कितनी ईयरली सैलरी है, अगर आप पर आवर आपका पे है तो फिर आप कितने घंटे काम करोगे, कौन से मंडे से फ्राइडे तक कौन कौन से दिन काम करोगे, और कौन सा स्टार्ट टाइम है और कौन सा एंड टाइम है, वो वरी हो सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा होता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट का आप प्रोवाइड कर सकते हो एज अ एविडेंस। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट कितने टाइम तक का है, तो उसमें आपको गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा क्वींसलैंड की कि आपके पास फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है ऑन गोइंग अंटिल नेक्स्ट 12 मंथ। तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना कंपलसरी है, तो ही आप उनको भरोसा दिला पाओगे कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट है फुल टाइम 12 मंथ के लिए। और उसके बाद आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा कि आप क्वींसलैंड में मिनिमम 2 साल आओगे, एक बार वीजा ग्रांट हो गया उसके बाद। ये सिर्फ क्वींसलैंड में नहीं है, कोई भी स्टेट में आप जाओगे तो वहां पे ऐसा होता ही है कि 190 अगर वो स्टेट आपको नॉमिनेशन दे रहा है तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप वहां पे 2 साल मिनिमम रहोगे।
बट ऐसा कंपलसरी नहीं है, लोग रहते भी नहीं है। अगर उनके पास 190 वीजा आ गया दैट मीन्स वो पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी जा सकते हैं, क्योंकि 491 में ऐसा है कि उनको सिर्फ रीजनल एरिया में रहना है, बट 190 में आप पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी रह सकते हो। तो आप सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन कोई भी सिटी में जा सकते हो। तो अगर आपके पास 190 आता है तो आप कहीं पे मूव हो सकते हो, बट क्वींसलैंड ऐसा बोलता है कि आपको मिनिमम 2 साल वहां पे रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं 491 नॉमिनेशन के बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जब आपको कोई भी वीजा अप्लाई करना हो 190, 491 कोई भी स्टेट में, तो आपको जो फेडरल गवर्नमेंट जो होम अफेयर्स की जो रूल्स है वो तो आपको क्राइटेरिया फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो जैसे कि आपके पास मिनिमम बैंड्स होने चाहिए, एज, स्किल असेसमेंट, वो सब तो होना जरूरी है ही। उसके साथ साथ जो 491 के थोड़े बहुत जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्वींसलैंड के पर्टिकुलर वो आपको मीट करने पड़ेंगे। तो आपके पास एलिजिबल ऑक्यूपेशन होना जरूरी है, दैट मीन्स आपका जो ऑक्यूपेशन है वो ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना जरूरी है। उसके बाद आपके पास स्किल असेसमेंट होना जरूरी है, अगर आप अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में जॉब कर रहे हो और आप अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में अप्लाई कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल कोई किसी ने ऑटोमोटिव यहाँ पे ट्रेड कोर्स किया है, सर्टिफिकेट 3 ऐसा कुछ किया है, तो उसके बाद यहाँ पे उनको जॉब रेडी जो करते हैं उसके बाद उनको स्किल असेसमेंट मिलता है। सेम अगर शेफ किया है आपने यहाँ पे तो उसके बाद जॉब रेडी के बाद आपको स्किल असेसमेंट मिलता है। अगर यहाँ पे कोई एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर डायरेक्ट इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अपनी कंट्री से यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से अपना स्किल असेसमेंट करवा देता है, तो वो एलिजिबल हो सकती है, क्योंकि उनके पास स्किल असेसमेंट होता है। उनको यहाँ पे काम करके, जॉब करके उस तरीके से उनको स्किल असेसमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, उनको स्ट्रेट अवे स्किल असेसमेंट मिल सकता है उनके स्टडीज के बेसिस पे। 491 नॉमिनेशन के लिए भी आपको अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में जॉब करना जरूरी है, बट इसमें ऐसा है कि इसमें कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कि 190 में मिनिमम 3 मंथ एटलीस्ट था, इसमें ऐसा कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। लास्ट ईयर था मिनिमम 3 मंथ्स, बट अब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। आपके पास मिनिमम 65 पॉइंट्स होना जरूरी है, बट इसमें आप स्टेट के नॉमिनेशन के पॉइंट्स भी इंक्लूड कर सकते हो। तो जैसे कि आपके पास अपने खुद से 50 पॉइंट हो गए और 15 पॉइंट आप स्टेट नॉमिनेशन के इंक्लूड करके आपके 65 पॉइंट्स हो जाते हैं। अगर किसी के पॉइंट्स कम हो रहे तो उनके लिए 491 वीजा बेस्ट है, क्योंकि उनके लिए पॉइंट्स अगर कम है तो 15 पॉइंट मिला के वो अपने पॉइंट अप कर सकते हैं और वो एलिजिबल हो सकते हैं कोई भी स्टेट में अप्लाई करने के लिए। और फिर जैसे कि 190 नॉमिनेशन के लिए आपके पास मिनिमम 12 मंथ का ऑनगोइंग एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, बट अगर आपको 491 अप्लाई करना है तो आपके पास मिनिमम 6 मंथ का ही आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। तो अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, आपके पास 6 मंथ का ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट या आप अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हो, तो आप एलिजिबल हो पाओगे अगर आपको इस स्ट्रीम के अंडर अप्लाई करना है तो। और फिर जैसे कि सबको पता है 491 वीजा एक रीजनल वीजा है, तो उसमें आपको कोई भी रीजनल ऑस्ट्रेलिया में 3 साल के लिए रहना कंपलसरी है। तो बाकी सब स्टेट में क्या होता है, लोग नॉमिनेशन ले लेते हैं, उसके बाद वीजा आ जाता है, फिर उसके बाद वो दूसरे स्टेट में मूव हो जाते हैं। बट क्वींसलैंड में वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ कि यू मस्ट बी लिविंग इन क्वींसलैंड, रीजनल क्वींसलैंड फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। तो अगर आपके पास क्वींसलैंड से नॉमिनेशन आया और फिर वीजा आया तो आपको मिनिमम 3 साल वहां पे रहना पड़ेगा, नहीं तो वो आपका नॉमिनेशन विड्रॉ कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, वीजा एप्लीकेशन आपकी ऑस्ट्रेलियन फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूव होती है तो क्वींसलैंड गवर्नमेंट रिजेक्ट नहीं कर सकती, बट नॉमिनेशन तो उन्होंने ही दिया है तो वो नॉमिनेशन अपना विड्रॉ कर सकते हैं। तो उस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपके पास नॉमिनेशन क्वींसलैंड से आ रहा है तो आपको रीजनल क्वींसलैंड में 3 साल तक मिनिमम रहना पड़ेगा। उसके बाद 190 और 491 दोनों के लिए उन्होंने अलग से मेंशन किया हुआ है कि अकाउंटिंग में अगर आपके पास जॉब है तो वो अकाउंटिंग की जॉब अकाउंटिंग फर्म में होनी चाहिए या फिर लार्ज या मीडियम साइज के बिजनेसेस में होनी चाहिए। तो मीडियम साइज का बिजनेस क्या हो सकता है, जिसमें मिनिमम 20 एम्प्लॉय से ज्यादा लोग काम कर रहे हो, उसको आप मीडियम साइज का बिजनेस गिन सकते हो। उसके साथ साथ आपके पास सीपीए, सीए या फिर आईपीए की डिग्री होनी चाहिए, या फिर उसमें आप अभी स्टडी कर रहे होने चाहिए, ऑनगोइंग बेसिस पे होना चाहिए अगर आपको नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल होना है तो। और फिर अगर आपके पास शेफ का, कुक का ऐसा कोई स्किल असेसमेंट होते उसमें आप जॉब कर रहे होने चाहिए, बट वो मतलब ऐसा रेस्टोरेंट या काफे होना चाहिए जिसमें थोड़ा बहुत से ज्यादा डाइनिंग हो। बट अगर कोई टेक अवे हो या फिर फास्ट फूड रेस्टोरेंट हो वो आप कंसिडर नहीं कर सकते, जैसे कि मैकडोनाल्ड्स, केएफसी, ऐसा कोई आप कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि वो टेक अवे फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन्स है। और फिर कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं तो 491 के लिए एलिजिबल हो रहा हूँ, मैं तो 190 के लिए भी एलिजिबल हो रहा हूँ, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आपको 2 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आपको अपने नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करना होता है तो आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप 491 और 190 का एक ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर सकते हो। सिर्फ आपको टिक करना होता है कि भाई मैं अप्लाई कर रहा हूँ 491 के लिए, बट अगर मैं एलिजिबल
एलिजिबल हो रहा हूँ तो मैं 190 लेने के लिए भी हैप्पी हूँ। या फिर अगर आपको 190 के लिए अप्लाई करना है तो आप 190 अप्लाई कर सकते हो, बट उसमें आप टिक कर सकते हो कि आप 491 लेने के लिए भी हैप्पी हो। उस तरीके से आप दोनों नॉमिनेशन के लिए एक ही ईओआई से आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद आप कहीं पे भी काम कर रहे हो तो वो ऑफिस क्वींसलैंड में रजिस्टर होनी चाहिए। अगर वो ऑफिस वर्चुअल होगी तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे इस नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। और फिर कई बार क्या होता है कि किसी के पास दो स्किल असेसमेंट होते हैं। जैसे कि मैंने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडिया में किया है तो मेरे पास यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का असेसमेंट भी हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी असेसमेंट करवा सकता हूँ। बट उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑटोमोटिव सर्टिफिकेट 3 का भी कोर्स किया हुआ है, तो उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे जॉब रेडी प्रोग्राम करके ऑटोमोटिव की डिग्री असेसमेंट करवा दी होती तो मेरे पास 2 स्किल असेसमेंट हो जाती। बट अगर मैं जॉब कर रहा हूँ ऑटोमोटिव की फील्ड में और अगर मुझे फाइल करनी है तो फिर मैं क्यों इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया का जो मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का असेसमेंट होगा वो यूज करूंगा, मैं तो ऑटोमोटिव का ही करूंगा। तो उस तरीके से आपको सिर्फ एक ही चूज करना है जिसके जो भी आप अपने क्लोज रिलेटेड जॉब कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा हूँ तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्किल असेसमेंट सबमिट करूंगा। अगर मैं ऑटोमोटिव की जॉब कर रहा हूँ तो मैं ऑटोमोटिव का स्किल असेसमेंट सबमिट करूंगा। तो उस तरीके से आप अपना जो भी क्लोज रिलेटेड ऑक्यूपेशन होगा वो आप अपना स्किल असेसमेंट उसमें सबमिट कर सकते हो। ओवरऑल अगर बात करें, अगर आपको 491 या 190 कोई भी वीजा के लिए क्वींसलैंड में एलिजिबल होना है तो आपके पास क्या होना जरूरी है? तो एक अच्छी जॉब, दूसरा वैलिड स्किल असेसमेंट, तीसरा एलिजिबल ऑक्यूपेशन, दैट मींस ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका ऑक्यूपेशन हो, और उसके बाद चौथा हायर पॉइंट्स। अगर आपके जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एलिजिबल हो सकते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा पॉइंट होते हैं। कई लोग अपने IELTS पीटी में 8-9 बैंड ला देते हैं, कि कोई लोग प्रोफेशनल ईयर का प्रोग्राम कर देते हैं, कई लोग नाटी CCL करते हैं। उसके बाद जितना ज्यादा आपके पास जॉब का एक्सपीरियंस होगा उतने आपके पॉइंट बढ़ते रहेंगे। तो उस तरीके से आप अपने पॉइंट बढ़ा सकते हो, और सब लोग अब यहाँ पे पॉइंट बढ़ा के ही बैठे। तो अगर आपको भी कंपटीशन में आगे जाना है तो आपको भी अपने पॉइंट अप करने पड़ेंगे, स्पेशली अगर आपको क्वींसलैंड में नॉमिनेशन लेना है तो। अगेन आई नो कि ये सारे टॉपिक समझने में थोड़े से मुश्किल है, बट क्या करें, अगर आपको PR अप्लाई करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा, या फिर आपको अपने एजेंट पे रिलायना रहना पड़ेगा। तो अगर आपको खुद से थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाता है तो आपको इतना तो फर्क पड़ सकता है कि आपको डिसीजन लेने में थोड़ी आसानी हो सकती है कि आपको कौन से स्टेट में जाना है। तो आई होप कि आपको इससे थोड़ा बहुत भी पता चला होगा कि क्वींसलैंड का माइग्रेशन प्रोग्राम क्या है 491 या 190 के लिए। तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।